Hello everyone, I am Vivek Singh Yadav, Faculty Physics from Jagran Public School, Lucknow. In this session, we will start a chapter Current Electricity in which we will discuss the topic Kirchhoff law and its application. In this class, we will able to learn the Kirchhoff rule and how this Kirchhoff rule is applied in the electrical network to solve the values of current and voltage inside the circuit. Here we will discuss basically two rules which is given by the Kirchhoff, and what are the these rules. Before starting the rules, we will try to understand how this rule came into existence and how this rule is valid for the electrical network. देखो, इससे पहले जब किरचॉफ रूल नहीं था तो किरचॉफ रूल से पहले ओम्स लॉ हम लोगों ने सुना हुआ है, ठीक है। तो ओम्स लॉ से अगर हम बात करें, ओम्स लॉ का यूज़ हम क्यों करते थे, व्हाई डू वी यूज़ द ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ जो हम लोग यूज़ करते थे बेसिकली वो यूज़ करते थे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। करंट एंड वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए ओम्स लॉ का यूज करते थे। लेकिन ओम्स लॉ के साथ में प्रॉब्लम क्या थी कि ओम्स लॉ में जो हम लोग बेसिकली इसको अप्लाई कर पा रहे थे फॉर सिंपल सर्किट्स ओनली, मतलब जहां पे अगर सर्किट हमारे सिंपल सर्किट्स हैं वहां पर तो हम लोग ओम्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, बट जहां पर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सर्किट की, वहां पर अगर हमें करंट और वोल्टेज की वैल्यू को निकालना है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, तो वहां पर ओम्स लॉ से हम वो उन चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। तो बेसिकली जो किरचॉफ रूल है वो फाउंडेशन वर्क ओम्स का ही है। मतलब ओम्स ने जो बेसिकली फाउंडेशन दिया था कि उन्होंने एक रूल दिया था कि भाई ये इस रूल से हम किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में वोल्टेज और करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो किरचॉफ ने उन्हीं सिंपल सर्किट वाली एनालिसिस को समझा और फिर उन्होंने दो रूल सेट किए कि जहां से आप अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट भी है तो आप वहां से भी इन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किरचॉफ ने कौन कौन से रूल दिए। किरचॉफ ने बेसिकली दो रूल दिए थे जिनको फर्स्ट रूल कहा जाता है और दूसरा सेकेंड रूल कहा जाता है। किरचॉफ का जो फर्स्ट रूल है उसको कहा जाता है किरचॉफ जंक्शन रूल या किरचॉफ करंट रूल, केसीएल शॉर्ट में बोलते हैं, और दूसरा कहा जाता है किरचॉफ वोल्टेज रूल और वी में से केवीएल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द किरचॉफ करंट रूल, इन शॉर्ट वी कैन राइट केसीएल। तो हम लोग किरचॉफ करंट रूल को पहले डिस्कस करते हैं। देखिए, किरचॉफ करंट रूल को डिस्कस करने के लिए हम लोग एक नेटवर्क बनाते हैं। उस नेटवर्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको समझते हैं और कैसे वो नेटवर्क में करंट आ रही है जा रही है उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास एक ये वायर है, ठीक है, एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर है। मतलब ये एक हम नेटवर्क फॉर्म कर रहे हैं, वी आर फॉर्मिंग अ नेटवर्क। ये हमने एक नेटवर्क फॉर्म किया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि नेटवर्क अगर हमने फॉर्म किया है तो सारा का सारा कनेक्शन देखिए एक पॉइंट पे आकर के हमको दिखाई दे रहा है। तो जहाँ पर ये हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट को कहा जाता है जंक्शन पॉइंट। क्या कहा जाता है? जंक्शन कहा जाता है। बेसिकली जो ये जंक्शन है, इस जंक्शन पे ही सारा का सारा रूल टिका हुआ है। वो क्या है समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपका जो ये वायर का कनेक्शन है, इस वायर के कनेक्शन में इस एंड से, इस वाले वायर से I1 करंट आ रही है, इस वाले एंड से I2 करंट आ रही है, ठीक। अब ये वाला जो थर्ड वायर है हम मान लेते हैं यहाँ से I3 करंट आ रही है। हम यहाँ पे मान लेते हैं I4 करंट है, लेकिन वो बाहर की तरफ जा रही है। मतलब ये जो जंक्शन है इस जंक्शन से बाहर जा रही है, मतलब यहाँ से आई और यहाँ से चली गई। और यहाँ पे भी हम इसको मेंशन कर देते हैं एक करंट और, जो कि क्या है, फिर से हम इसको बता देते हैं कि I5 करंट है, वो भी करंट जो है वो जंक्शन से बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। किरचॉफ ने क्या कहा? किरचॉफ ने कहा कि अगर हमें कहीं पर भी ऐसा नेटवर्क दिखाई देता है जहां पे कई सारे वायर का कनेक्शन है, सही, कई सारे कंपोनेंट्स का कनेक्शन है, और वहां पे अगर आपको जंक्शन नजर आता है तो होता क्या है कि जो करंट यहां पर आपको दिखाई दे रही है I1, I2, I3, I4, I5, ये सारी की सारी करंट का जो सम होता है वो जंक्शन पर 0 होता है। यानी केसीएल में सीधी सी बात कही गई कि सम ऑफ करंट एट द जंक्शन
सम ऑफ करंट एट द जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, यानी जंक्शन पर जो करंट होती है वो हमेशा जीरो होती है। यानी इन शॉर्ट अगर एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखना चाहें तो समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यानी जंक्शन पर करंट कितनी है, जीरो है। क्यों जीरो होती है जंक्शन पर करंट? क्योंकि देखो हम सभी जानते हैं कि जो करंट होती है, करंट का जो फॉर्मूला होता है वो Q अपॉन टी होता है। अब होता क्या है कि जो चार्ज है, चार्ज कभी भी एक्यूमुलेट नहीं होता है, मतलब चार्ज कभी भी जंक्शन पर एक्यूमुलेट नहीं होगा। तो अगर चार्ज जंक्शन पर एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि करंट जो आ रही है वो चार्ज कैरियर के ही फॉर्म में तो आ रही है। इसका मतलब है यहाँ पर कोई भी करंट, कोई भी चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा, और जब चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होगा तो 100% करंट कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो किरचॉफ ने कहा कि जितनी भी ये करंट है उन करंट का सम जो है वो जीरो होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने डायरेक्ट इसको ऐसे लिख दिया कि भाई I1 करंट है प्लस I2 करंट है प्लस यहाँ पर I3 करंट है प्लस यहाँ पर I4 करंट है प्लस I5 करंट है इज इक्वल टू जीरो। नहीं, ऐसे हम नहीं लिखते हैं। किरचॉफ ने कुछ रूल्स बताए। किरचॉफ ने बताया कि देखो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखो कि मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू जीरो। यहां पर कुछ रूल्स दिए गए। रूल्स में क्या बताया गया, साइन कन्वेंशन बताया गया कि किस करंट को पॉजिटिव लेना है, किस करंट को नेगेटिव लेना है। तो किरचॉफ ने बताया कि जो इनकमिंग करंट होती है, यानी जो जंक्शन की तरफ जाती है, ठीक है, इनकमिंग करंट जो होती है, जो जंक्शन की तरफ जाती है, वो जो है वो हमेशा बराबर होती है आउटगोइंग करंट के। यानी जितनी करंट जंक्शन पर आएगी उतनी ही करंट जंक्शन से निकल करके चली जाएगी, ये किरचॉफ ने बताया था। और जितनी भी इनकमिंग करंट होती है उसकी डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया जाता है, और जितनी भी आउटगोइंग करंट होती है उसकी डायरेक्शन को माइनस लिया जाता है। अगर हम अपने इस वाले सर्किट को देखें तो बेटा यहां पर देखिए, अगर ये जंक्शन है तो I1 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है। अगर ये जंक्शन की तरफ आ रही है इट मींस दिस करंट विल बी पॉजिटिव। I4 जंक्शन से दूर जा रही है इट विल बी नेगेटिव। I5 जंक्शन से दूर जा रही है इट विल बी नेगेटिव। I3 जंक्शन की तरफ जा रही है इट विल बी पॉजिटिव, एंड I2 भी जंक्शन की तरफ जा रही है देन इट विल बी पॉजिटिव। तो अल्टीमेटली हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि भाई I1 करंट तो पॉजिटिव होगी, प्लस I2 अगर देखें तो वो भी पॉजिटिव है क्योंकि जंक्शन की तरफ जा रही है, लेकिन I3 भी जंक्शन की तरफ जा रही है तो इसको भी पॉजिटिव ले लिया। लेकिन I4 जो करंट है वो जंक्शन से बाहर जा रही है तो ये माइनस I4 होगा, और जो ये करंट I5 है ये भी जा रही है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, जंक्शन से बाहर जा रही है, नेगेटिव हो जाएगा। तो सम कितना हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है KCL को कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। एक बहुत बेसिक छोटी सी प्रॉब्लम हम लोग KCL पे बेस्ड करते हैं ताकि आपको क्लियरिटी मिलेगी कि कैसे KCL को कहीं पर अप्लाई करना है। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन सेशन। सी, फॉर सपोज वी आर हैविंग अ स्मॉल नेटवर्क. For suppose we are considering example number 1, we are having very small circuit which having 1 wire, 2 wire and 3 wire. We are having the combination of these 3 wires. अब यहाँ पर जो करंट है वो मान लीजिए जा रही है 3 एम्पियर, और यहाँ पर जो करंट जा रही है, यहाँ से मान लीजिए I करंट जो है वो निकल रही है, हमें इसकी वैल्यू नहीं पता, वी डोंट नो द वैल्यू ऑफ दिस करंट। और यहाँ पर जो करंट आपकी है, यहाँ पर जो मान लीजिए मैं अंदर की तरफ करंट यहाँ पे 2 एम्पियर लिख देता हूँ, ठीक है। नाउ वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ I, कि I की वैल्यू क्या होगी। किरचॉफ रूल से समझिए, किरचॉफ रूल में क्या बताया गया, किरचॉफ रूल में ये बताया गया कि जो इनकमिंग करंट होती है वो पॉजिटिव होती है, आउटगोइंग करंट नेगेटिव होती है। मींस अगर हम इस करंट को देखें तो ये नेगेटिव होगी, ये करंट पॉजिटिव होगी बिकॉज इट इज गोइंग टूवर्ड्स द जंक्शन। ये करंट देखिए बाहर जा रही है तो ये नेगेटिव होगी, और ये करंट जंक्शन की तरफ जा रही है तो ये पॉजिटिव होगी। तो अगर हम देखिए इस पूरे 3 वायर की इक्वेशन को लिखना चाहें तो 3 एम्पियर, ठीक है। अब देखिए प्लस 2 एम्पियर क्योंकि पॉजिटिव है, एंड दिस इज माइनस I, इसका सम किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। ये KCL में बताया गया है। ये हो जाएगा आपका 5 एम्पियर माइनस I इज इक्वल टू 0, इट मीन सिंपली I इज इक्वल टू 5 एम्पियर। तो दिस इज द करंट इन दिस नेटवर्क। कोई भी नेटवर्क ऐसा आता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके का नेटवर्क कहीं पे दिखाई दिया, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा नेटवर्क है जहां पे कहा गया कि ये जो देखिए करंट क्या है, I1 करंट है। मैंने कहा यहाँ पे जो करंट है वो I2 करंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो करंट है वो कितनी है, I3 है। अब देखिए यहाँ पर पहले जंक्शन ढूंढिए कहाँ पर है, हमें यहाँ पे नेट करंट बतानी है कितनी है।
नेट करंट हमको यहाँ पे बतानी है कितनी है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि I1 जो है वो 1 एम्पियर है, I2 जो है वो 3 एम्पियर है, और I3 जो है वो मान लेते हैं 5 एम्पियर है। तो हमें यहाँ पे नेट करंट बतानी है। देखिए नेट करंट बताने के लिए जंक्शन देखिए आपका कहाँ पर है, जंक्शन आपका ये है, दिस इज योर जंक्शन पॉइंट, ठीक है। तो अगर ये जंक्शन है तो हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि कौन सी करंट जंक्शन की तरफ जा रही है, और हमें ये देखना है कि कौन सी करंट जंक्शन से बाहर आ रही है। तो यहाँ पर क्लियरली हमको दिखाई दे रहा है कि I1 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है एंड I2 करंट भी जंक्शन की तरफ आ रही है, बट द करंट I3 इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो ये दोनों करंट, ये पॉजिटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी, बट दिस करंट विल बी नेगेटिव। तो नेट करंट कितनी आएगी, नेट करंट आएगी I1 प्लस I2 माइनस I3 बिकॉज I3 इज गोइंग अवे फ्रॉम द जंक्शन, ठीक है। तो ये हो जाएगी देखिए 1 एम्पियर प्लस ये हो जाएगी आपकी 3 एम्पियर माइनस यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम आप यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड कि यहाँ पर अगर आपको नेट करंट निकालनी है, सॉरी ये अगर आप 0 मत लिखिए, अगर आपको नेट करंट निकालनी है तो आप सिंपल यहाँ से नेट करंट निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर आप जंक्शन रूल लगाते हैं यहाँ पे, देखिए जंक्शन रूल क्या कहता है कि भाई I3 करंट कितनी होगी, तो I3 करंट के लिए आप क्या करेंगे कि जो I1 करंट है जंक्शन की तरफ और ये जो I2 करंट है जंक्शन की तरफ, इसका सम किसके इक्वल होगा, इसका सम होगा आउटगोइंग करंट I3 के इक्वल, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द बेसिक थिंग्स विच इज बेस्ड ऑन द किरचॉफ रूल। चलिए एक छोटी सी प्रॉब्लम थर्ड नंबर पे एक और सर्किट हम लोग लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अगर हमारे पास मल्टीपल वायर हो चाहे हमारे पास कम वायर हो, आपको बेसिकली इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि समीशन ऑफ करंट इज ऑलवेज इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ इनकमिंग करंट, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट, ओसी मींस आउटगोइंग करंट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक और नेटवर्क बना देता हूँ कुछ इस तरीके का, ठीक है। एक ये वायर है, ये वायर है, ये वायर है, कई सारे वायर मैंने इस नेटवर्क में लगा दिए, एक ही नेटवर्क है, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करें, यहाँ पर मान लीजिए बेटा I1 करंट है, ठीक है, यहाँ पर आपकी जो है वो I2 करंट जा रही है, इधर देखिए आपकी जो है बेटा I3 करंट है, इधर अंदर की तरफ आपकी I4 करंट आ रही है, यहाँ पे जो करंट है वो I5 बाहर की तरफ जा रही है, इधर अंदर आ रही है आपकी I6 करंट और इधर बाहर की तरफ जा रही है I7 करंट। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, बेसिकली किरचॉफ रूल में जो बताया गया है वही तरीका हमें अपनाना है। किरचॉफ रूल में क्या कहा गया है कि सम ऑफ करंट इज इक्वल टू 0, और आप ये अच्छे से समझ चुके हो कि सम ऑफ करंट जो हम 0 की बात करते हैं वो 0 की बात कैसे करते हैं, क्योंकि टूवर्ड्स द जंक्शन पॉजिटिव, अवे फ्रॉम द जंक्शन नेगेटिव। तो I1 देखिए ये I1 करंट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। I2 करंट भी जंक्शन की तरफ जा रही है, पॉजिटिव हो जाएगी। I3 करंट भी जंक्शन से बाहर जा रही है तो I3 माइनस हो जाएगा, और I4 जंक्शन की तरफ आ रही है तो ये I4 हो जाएगा। I5 जंक्शन से बाहर जा रही है, I5 हो जाएगा। I6 जंक्शन की तरफ जा रही है, I6, I7 जंक्शन से बाहर आ रही है, I7 एंड इज इक्वल टू 0। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा कि KCL का यूज करके नेट करंट नेटवर्क की कैसे लिखी जाती है। और जो ये दूसरा तरीका है यहाँ पे सम ऑफ इनकमिंग एंड आउटगोइंग, तो जो भी यहाँ पे इनकमिंग करंट है, इनकमिंग जंक्शन की तरफ कौन कौन जा रहा है, I1 जा रहा है, I2 जा रहा है, I4 जा रहा है और I6 जा रहा है, ठीक है, इज इक्वल टू जो जंक्शन से बाहर कौन कौन जा रहा है, जंक्शन से बाहर जा रहा है I3, I5, ठीक है, प्लस लिखेंगे I5 और I7, ये तीन करंट जंक्शन से बाहर हमें नजर आ रही हैं, ठीक है। देखिए ये I5 हमें जंक्शन से बाहर नजर आ रही है, हमें यहाँ पे I7 भी जंक्शन से बाहर नजर आ रही है और यहाँ पे हमें I3 भी जंक्शन से बाहर नजर आ रही है, बाकी सारी करंट हमें जंक्शन की तरफ नजर आ रही है। तो ये तरीका होता है बेसिकली KCL को लिखने का। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट कर लीजिएगा कि जो KCL है, KCL इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमारा रूल होता है KCL उस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे ये रूल हमारा बेस्ड होता है। इसका यूज हम लोग जब KVL की प्रॉब्लम अभी आगे करेंगे तो उसमें भी इसका काफी हमको यूज मिलने वाला है। तो अब हम मूव करते हैं किरचॉफ के सेकंड रूल पे। जो किरचॉफ का सेकंड रूल है, एक्चुअली दिस रूल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चंस आपको यहाँ से काफी ज्यादा मिलते हैं। तो हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं किरचॉफ का सेकंड रूल, किरचॉफ्स सेकंड रूल।
बेसिकली किरचॉफ का जो सेकंड रूल है वो हम लोग उसको शॉर्ट में केवीएल भी बोलते हैं, मतलब कि किरचॉफ वोल्टेज रूल, और या फिर इसको बोला जाता है किरचॉफ लूप रूल। ये रूल क्या है? देखिए, जो हमारा पहला रूल था जो किरचॉफ केसीएल था, वहां से हम सिर्फ करंट की वैल्यू को वहां से भी हम करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन वो रूल तब अप्लाई करते हैं जब कई सारे वायर एक जंक्शन फॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं पर अगर आपके पास एक क्लोज नेटवर्क है, आपके पास एक बंद लूप है यानी क्लोज सर्किट है, तो वहां पर उस क्लोज सर्किट में बहुत सारे कंपोनेंट्स भी लगे हो सकते हैं। मान लीजिए हम एक सिंपल सा सर्किट बनाते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे एक सर्किट बनाया जहाँ पे एक, ये देखिए, एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ पर देखिए एक आपके पास सेल लगा हुआ है, और यहाँ पर अगर हम देखें यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और अगर हम इसमें आगे और फर्दर एडिशन करें तो यहाँ पर भी हम एक जो है चेक करते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास एक सेल लगा हुआ है। मान लीजिए आपके पास एक ये सर्किट है, ठीक है। अब इस सर्किट को हमें समझना है। इस सर्किट को हम कैसे समझते हैं? देखिए, यहाँ पर हमें पता है कि ये आपके सेल हैं, ठीक है, ये सेल हैं, तो यहाँ से जो है वोल्टेज मिलेगा और इस वोल्टेज से करंट जो है वो सर्किट में फ्लो होना शुरू होगी। तो अगर मान लीजिए ये जो सेल है इसकी ईएमएफ E1 है, ये वाली जो सेल है इसकी ईएमएफ E2 है, और इस सेल का जो रेजिस्टेंस है वो R1 है, इस वाले सेल का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है? R2 है। अब देखिए, यहाँ से अगर मान लीजिए वोल्टेज यहाँ से अप्लाई हुआ और इस वोल्टेज के एप्लीकेशन से हमने यहाँ से मान लीजिए करंट का मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो करंट अगर मान लीजिए यहाँ पर आती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, करंट अगर यहाँ से आती है तो ये करंट देखिए बेटा R1 से होकर ही तो गुजरेगी। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पाओ, क्योंकि करंट जो है R रेजिस्टेंस में I करंट जा रही है, जब किसी भी रेजिस्टेंस का करंट से सामना होता है और करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन होता है, सॉरी, करंट और रेजिस्टेंस का अगर मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे क्या मिलता है? वोल्टेज मिलता है। तो यानी यहाँ पर भी क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज मिलेगा, फिर ये करंट नीचे आएगी और यहाँ पर भी वोल्टेज मिलेगा। मतलब कि ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, यहाँ पे करंट और इसका रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करोगे तो भी वोल्टेज होगा, यहाँ पे भी वोल्टेज होगा। यानी अगर हम दूसरी तरीके से देखें तो ये 4 वोल्टेज यहाँ पर हैं। केवीएल में क्या कहा गया कि किसी भी क्लोज लूप के अंदर, मान लीजिए आपको ये क्लोज लूप दिखाई दे रहा है कि बंद लूप है, देखिए ये क्लोज लूप है, बिल्कुल क्लोज लूप है, ठीक है। मान लीजिए हम इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं, ये क्लोज लूप है। किरचॉफ सेकेंड रूल में कहा गया कि सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप, सम ऑफ वोल्टेज इन एनी क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। मतलब यहां पे सीधी सीधी भाषा में यह कहा गया कि सम ऑफ वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। कैसे? देखो, यहां पर ईएमएफ वाले सेल भी हैं तो समीशन ऑफ ईएमएफ भी होगा, यहां पर रेजिस्टेंस भी लगे हैं जिसमें करंट पास होती है तो यहां पे समीशन ऑफ आईआर भी होगा, और ये किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल। अच्छा, आप दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं सही माना जाता है, गलत नहीं होगा। तो ये बेसिकली किरचॉफ का रूल है। क्यों ऐसा होता है? अब क्वेश्चन आता है कि ये वोल्टेज जीरो क्यों होता है। जैसे केसीएल में हमने समझा था कि करंट जीरो क्यों होती है, वहां पर रीजन क्या आया था? क्योंकि जंक्शन पर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता है, तो अगर चार्ज एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है तो वहां पर नेट चार्ज आपको जीरो मिलेगा, जिसकी वजह से नेट करंट भी जीरो मिलेगी। यहां पर देखिए वोल्टेज कैसे आपको यहां पे जीरो मिल रहा है इस लूप के अंदर। देखिए, मान लीजिए हम इस पूरे लूप में चलते हैं, ए बी सी डी, मान लीजिए हम इस लूप में चलते हैं, ठीक है। अब इस लूप में अगर हम चल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज का जो सीधा सा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वर्क डन अपॉन चार्ज, सीधा सा फॉर्मूला ही पढ़ा हुआ है, वर्क डन अपॉन चार्ज। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा ये यहाँ पे कि अगर आप देखो कि हम ए से लेकर के बी पर गए, बी से सी पर गए, सी से डी पर गए, और फिर हम फाइनली कहाँ पहुंच गए? ए पर। यानी हम जहां से शुरू हुए थे वहीं पर पहुंच गए। तो भाई जहां से हम शुरू हुए वहीं पर पहुंच गए तो उस केस में वर्क डन कितना होता है? जीरो होता है। और जब वर्क डन जीरो होगा तो नेट पोटेंशियल वहां पर कितना मिलेगा? जीरो मिलेगा। और यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन, दिस लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जैसे वो वाला है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्क डन जीरो हो रहा है एंड वर्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो ये बेसिकली यहां पर हम लोगों ने समझा। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं? ये रूल जितना देखने में सिंपल लगता है एक्चुअली में उतना होता नहीं है। इस लूप
इस केवीएल को समझने के लिए हमें बहुत छोटी छोटी बातों को समझना होगा और बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। देखिए हम क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए जैसे केसीएल के यहाँ पे मैं एक एनालॉजी मतलब एक डिफरेंस मैं करके बताता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा क्लियरिटी मिलने वाली है। देखिए हम लोगों ने क्या कहा, जैसे मान लीजिए एक जंक्शन है तो यहाँ पे करंट जा रही है, यहाँ पे करंट जा रही है, यहाँ पे करंट जा रही है, ठीक है। अगर अलग अलग जगह पे करंट जा रही है, इस तरीके से मान लीजिए करंट जा रही है और एक करंट यहाँ पे ऐसे आ रही है, ठीक है। ये I1 करंट है, ये I2 करंट है, ये I3 करंट है और ये I4 करंट है। तो हमने क्या कहा था, हमने यही समझा था ना कि यहाँ पर जो किरचॉफ का फर्स्ट रूल है वो ये कहता है कि समीशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। इसका ये मतलब नहीं है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे I1 प्लस I2 प्लस I3 और यहाँ पे प्लस हम यहाँ पे I4 लिख करके 0 के इक्वल लिख दे, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि हमें डायरेक्शन पता करनी होती है, तो हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। तो हमने वहाँ पे डायरेक्शन को कैसे समझा था कि इनकमिंग पॉजिटिव आउटगोइंग नेगेटिव, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे लिखें तो I1 को छोड़ करके बाकी सारी करंट यहाँ पर क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो ये हमारा रूल सही था, मतलब किरचॉफ ने रूल के साथ साथ ये भी मेंशन किया कि डायरेक्शन आप कैसे लेते हो। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सर्किट ये जो बना हुआ है, जो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में कंसीडर किया हुआ है, ये हमने एक एग्जाम्पल में एक सर्किट कंसीडर किया हुआ है, इसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 2 सेल लगा हुआ है, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एक सेल है। अब देखिए यहाँ पर हम ये तो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, करंट I1 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R2 है, करंट I2 है, यहाँ पे मान लीजिए E1 सेल है, यहाँ पर E2 सेल है। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ये सर्किट ले रहा हूँ, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्निकली इसमें जाने की जरूरत नहीं है। अब लिखने का तरीका क्या होता है, लिखने का तरीका अगर मैं आपको ये सिखाया गया, मैंने बताया कि भाई सम ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू 0। इट डजेंट मीन कि आप यहाँ पे ऐसे लिखो कि भाई E2 है, ये भी वोल्टेज है, I1 R1 ये भी तो वोल्टेज ही हुआ। अगर इसको देखा जाए तो ये V1 है, ये V2 है तो वोल्टेज ही, तो ये भी इसी में आएगा। प्लस E1 हो गया और ये हो गया प्लस R2 I1, ठीक है। I1 करंट यहाँ से जा रही है, क्योंकि ये सीरीज में है तो I1 करंट यहाँ से भी जाएगी, सेम करंट दोनों में जाएगी, इज इक्वल टू 0। ऐसा नहीं होगा, आप डायरेक्ट इसको पॉजिटिव प्लस 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 करके नहीं लिख सकते। यहां पर भी कुछ रूल्स होते हैं, यहां पर भी कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें समझना है और उन रूल्स के बिहाफ पे हम यहां पर भी डायरेक्शन को असाइन करेंगे। तो चलिए समझते हैं पहले कि हम यहां पे डायरेक्शन को कैसे लेते हैं। देखिए कोई भी लूप आपके पास है, मान लीजिए ये लूप है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहां पे ये डिसाइड करना पड़ता है, भाई देखिए लूप के अंदर, लूप है मतलब बंद है, अगर ये लूप है तो इसके अंदर आप 2 ही तरीके से चल सकते हो, या तो आप इसके अंदर क्लॉकवाइज चलो या तो आप इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज चलो। 2 तरीके से चल सकते हैं, आइदर वी मूव क्लॉकवाइज और वी मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो हम यहाँ पे मान लीजिए ऐसे चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, ऐसे चलते हैं मान लीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऐसे चल रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हम आगे ऐसे आएंगे, यहाँ पर हम ऐसे बढ़ेंगे, यहाँ पर हम ऐसे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम ऐसे बढ़ेंगे। इन 4 में से किस वैल्यू को पॉजिटिव लिया जाएगा, किस वैल्यू को नेगेटिव लिया जाएगा, ये हमको अब समझना है। इसके लिए हम पढ़ते हैं इसके रूल्स, समझते हैं इसके रूल्स की कैसे ये डायरेक्शन ली जाती हैं। देखिए डायरेक्शन लेने का बहुत आसान तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं साइन कन्वेंशन। इस साइन कन्वेंशन को हम लोग समझ लेंगे तो हमारे लिए केवीएल की प्रॉब्लम को भी करना आसान हो जाएगा। देखिए जितनी भी केवीएल की प्रॉब्लम होंगी आप याद रखिएगा, आपको या तो वहां पे रजिस्टर मिलने वाला है, या तो आपको कैपेसिटर मिलने वाला है, या तो आपको वहां पे सेल मिलने वाला है। मतलब जनरली इन्हीं के कॉम्बिनेशन से सर्किट आपको 12th क्लास में मिलते हैं और ज्यादातर मैक्सिमम सर्किट आपको जो है रेजिस्टेंस और सेल के ही कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे बोर्ड लेवल पे। तो यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले देखिए अभी हमने इस वाले सर्किट में क्या देखा कि क्लॉकवाइज अगर हम चल रहे हैं तो हम इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं। हमारा चलना तो अलग बात है, हमारे चलने के अलावा सर्किट में करंट भी तो जा रही है। देखिए करंट यहाँ पे ऐसे ही तो फ्लो हो रही है, यहाँ पे इस तरीके से तो करंट फ्लो हो रही है। अगर ये करंट इस तरीके से यहाँ पे फ्लो हो रही है तो 2 डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, एक तो करंट की डायरेक्शन और एक आप अपनी डायरेक्शन को ध्यान दीजिएगा। उस हिसाब से हम साइन कन्वेंशन को समझेंगे, साइन कन्वेंशन को पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहला रूल क्या कहता है, सबसे पहला रूल ये कहता है कि देखिए आपके पास यहाँ सर्किट में मान लीजिए एक सेल है, ठीक है। आपने डायरेक्शन सेलेक्ट की और सर्किट में जो है करंट फ्लो हो रही है। मान लीजिए सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है वो जिस डायरेक्शन में हो रही है, मान लीजिए कि आप इस सर्किट में इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है, और करंट भी आपकी ऐसे ही जा रही है। अगर आपकी करंट यहाँ पर इस तरीके से जा रही है और आप इधर जा रहे हैं तो बहुत सिंपल तरीका है इसको लिखने का कि इफ यू आर गोइंग
टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो ईएमएफ की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस होगी, यानी माइनस ई होगा। दूसरी बात, अगर मान लीजिए आप इधर इधर गए और आप इधर ट्रेवल कर रहे हो, इस तरीके से ट्रेवल कर रहे हो, मतलब यू आर मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव। अगर आप सेल में टुवर्ड्स पॉजिटिव चल रहे हो तो यहां पर जो होगी ईएमएफ वो प्लस की हो जाएगी। इसी तरह से अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस है, देखिए रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है, और आपकी भी डायरेक्शन ये है, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में जा रही है, तो पोटेंशियल का ड्रॉप होता है, पोटेंशियल कम हो जाता है, तो ये हो जाता है माइनस आई आर, ठीक है। अगर मैं इस करंट को आई मान लूं तो ये आई आर हो जाएगा। और चौथे नंबर पे हमारा रूल बनता है कि अगर मान लीजिए यहां पर करंट की डायरेक्शन इधर है, आपकी डायरेक्शन इधर है, करंट अपोजिट जा रही है और आप अलग जा रहे हो, यानी आपकी करंट की डायरेक्शन अलग है, तो उस केस में हम यहां पे आई आर को पॉजिटिव लेंगे। तो चार चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है, आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आप जब भी लूप में मूव करना शुरू करेंगे, आप पहले तो ये सेलेक्ट करेंगे कि हम क्लॉकवाइज चलें या एंटी क्लॉकवाइज चलें। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर लो, ठीक है। हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए एक डायरेक्शन को आइडियल मानेंगे और उसी से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए आपने ये जो लूप है, इस लूप को क्लोज लूप माना कि भाई हम क्लोज लूप में क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो अब देखिए हम पुराने सर्किट की तरफ चल रहे हैं अपने, जो हमने पहले पढ़ा था। अब यहां पर आइए डायरेक्शन को हम कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। तो अब यहां पे लिखने का तरीका, E2 हमने अभी बहुत शॉर्ट में, मैं कहीं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि जैसे हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी शॉर्ट में मैं लिखता हूँ कि अगर हम टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं, मान लीजिए सेल है, सेल में अगर टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ माइनस की होती है। अगर हम सेल में टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं तो ईएमएफ जो है वो प्लस की होती है ना। और अगर हम रेजिस्टेंस के साथ जा रहे हैं तो उस केस में जो है ये माइनस आई आर होता है, यानी जिधर रेजिस्टेंस है उधर हम हैं, और अगर हम रेजिस्टेंस के अपोजिट जाते हैं तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्शन देखिए, अगर हम मान लीजिए ऐसे चल रहे हैं यहाँ पे, तो ऊपर देखिए यहाँ पे अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं तो टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ E2 जा रहे हैं, तो ये प्लस का E2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए करंट इस डायरेक्शन में है, हमारी भी डायरेक्शन यही है, सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन है तो माइनस, यहाँ जो वोल्टेज होगा I1R वो हो जाएगा माइनस में। अब इधर आइए, यहाँ देखिए आप इधर जा रहे हो और जो टर्मिनल है हम टूवर्ड्स नेगेटिव टर्मिनल मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस E1 आ जाएगा। और इसी तरह से इसमें देखिए आपकी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, इस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस I1 R1, ठीक है, R2 सॉरी। तो ये बेसिकली इसमें डायरेक्शन लेने का तरीका होता है। अब हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेंगे और उस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेकर के करंट और वोल्टेज की वैल्यू को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि केवीएल में जब आपको क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप उन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए हम लोग एक सर्किट ड्रॉ करने जा रहे हैं, ठीक है, हमने रूल समझ लिए सारे। अब रूल समझने के बाद हम यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर, अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो है केवीएल का, वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें कि एक सर्किट मैं यहाँ बना रहा हूँ। ये देखिए, ये मान लीजिए यहाँ पे आपको एक सेल दिया हुआ है, इस सेल की जो वैल्यू है, इसकी ईएमएफ की जो वैल्यू है वो 10 वोल्ट है। यहाँ पर आपको एक रेजिस्टेंस अटैच किया गया है, फिर यहाँ पर आइए थोड़ा सा, फिर एक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे अटैच किया गया है, और यहाँ से आपको दिया गया है एक सेल जिसमें ये 4 वोल्ट, यहाँ पे 4 वोल्ट का ये एक ईएमएफ का सेल लगा हुआ है। यहाँ पर फर्दर एक रेजिस्टेंस है, और फिर हम यहाँ पे देखिए ये बंद कर दिया, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको बंद कर दिया इस तरीके से। यहाँ पे सारी वैल्यूज़ नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 2 ओम मान लेते हैं हम, यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये 4 वोल्ट है, इसको भी हम एज्यूम कर लेते हैं 3 ओम है। और करंट आपको क्वेश्चन में जो मेंशन है वो मेंशन है कि I1 करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, I2 करंट इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और I3 करंट इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इस क्वेश्चन की डिमांड है कि वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट I1, I2 and I3. Find I1, I2 and I3. This is the demand of the question. देखिए ओम्स लॉ से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लोग किरचॉफ रूल से सॉल्व करेंगे। किरचॉफ रूल में जो हम लोगों ने वोल्टेज का लॉ पढ़ा है, जिसमें कहा था कि किसी भी लूप के अंदर वोल्टेज का सम 0 होता है, वही वाला हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए
समझिए ये कि अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन में जितने भी लूप होते हैं, जितने भी लूप होते हैं, यहाँ पे देखिए 2 लूप हैं तो 2 इक्वेशन बनेंगी, 3 लूप हैं तो 3 इक्वेशन बनेगी, 1 लूप है तो 1 इक्वेशन बनेगी। यहाँ पर मैंने डायरेक्टली आपको 2 लूप वाली प्रॉब्लम दी है। हम यहाँ पे अगर एक सिंगल लूप की प्रॉब्लम को डिस्कस करें, उसके बाद डबल लूप की प्रॉब्लम पर आए तो मे बी आपको ज़्यादा इजीली समझ में आए, तो पहले हम लोग एक सिंगल लूप की प्रॉब्लम को कर लेते हैं। देखिए चलिए एक सिंगल लूप की प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। एक मैं छोटा सा लूप बना रहा हूँ, जैसा भी मैंने पिछले वाले में एग्जाम्पल देने के लिए समझाया था, वही वाला एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए ये आपका जो है एक सर्किट है, ठीक है, ये आपका जो है एक सर्किट है इस तरीके से। यहाँ पर मान लीजिए ये 2 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है या सेल कह लीजिए, 3 ओम है, और ये आपका 3 वोल्ट है। पॉजिटिव नेगेटिव, नो डाउट इन दिस। यहाँ पर आपको कहा गया है करंट जो है वो ऐसे फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ पर जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो हो रही है। यहाँ पे आपके इस वाले रेजिस्टेंस से जो करंट है वो इस डायरेक्शन में I1 करंट फ्लो हो रही है, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में I2 करंट फ्लो हो रही है। ये क्वेश्चन में कहा गया है। आपको यहाँ पर I1 और I2 की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन है फाइंड I1 एंड I2। आपको I1 एंड I2 सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे I1 I2? KVL लगाना है। देखिए KVL में डायरेक्शन वाला गेम समझिए और इस लूप को सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए KVL में ये कहा जाता है कि हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि हमें क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो आप कोई भी डायरेक्शन सेलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पे कहते हैं कि हम जो है क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। तो अगर हम इस तरीके से चल रहे हैं तो देखिए इस रेजिस्टेंस पे हम ऐसे चलेंगे, यहाँ पर हम ऐसे चलेंगे, यहाँ पर हम ऐसे चलेंगे, और यहाँ पर हम ऐसे चलेंगे। इस लूप का नाम दे दीजिए ABCD। तो हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन में कि इन लूप ABCD, हम A हमने बंद कर दिया ना, ABCD A, वापस A पे पहुंच गए, तभी तो सम जीरो लिख पाएंगे इक्वल, क्योंकि जहां पर थे वहीं पे पहुंच गए, वर्क डन जीरो, तो पोटेंशियल जीरो लूप में। अब इसको लिखिए। देखिए हमने AB से शुरू किया तो AB से लिखना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2 ओम रेजिस्टेंस है, I1 करंट है, करंट की डायरेक्शन इधर है और हम भी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, यानी हम जिधर जा रहे हैं करंट भी उधर ही जा रही है, सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन है तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, -2I1, ठीक है, माइनस साइन आ जाएगा 100%। फिर आप इधर आइए, इस वाली बैटरी में देखिए बेटा आप टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं, हम इधर ही तो जा रहे हैं। सेल में देखिए, सेल में आप इधर ही जा रहे हैं, टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं। तो आप टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहे हैं तो ये जो 1.5 है ये माइनस का 1.5 होगा। इसी तरह आप इधर देखिए 3 ओम वाले में आप सीधे जा रहे हैं, आप जिधर जा रहे हैं करंट भी सेम डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा आपका I2 × 3। और इस वाले में 3 वोल्ट की बैटरी में देखिए कि आपकी डायरेक्शन इधर है और जो वोल्टेज है वो भी ऊपर ही है, यानी हमारी डायरेक्शन और टूवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस सेल है, तो ये हो जाएगा +3 = 0। ठीक है, तो ये हमारी बेसिकली इक्वेशन यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए सबसे पहले तो ये एक सिंगल लूप है और सिंगल लूप में हमें नजर आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे सीरीज में है, तो करंट I1 और I2 तो यहाँ पर सेम होगी, दोनों सेल की वजह से करंट में कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं कि I1 I2 जो है वो बराबर है I के। ठीक है, तो यहाँ पे -2I -1.5 +3I +3, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें I की वैल्यू 0.3 एम्पियर मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने KVL का यूज करके करंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब जो हमने जो दूसरा लूप बनाया हुआ है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए। यहाँ पर जो था, यहाँ वाले क्वेश्चन में यहाँ पर तो एक सिंगल लूप था, सिंगल लूप में एक इक्वेशन बनी। अब आपके पास देखिए कितने लूप की इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे कितने लूप हैं, यहाँ पे 2 लूप हैं। तो अगर नंबर ऑफ लूप 2 है तो इक्वेशन भी यहाँ पे कितनी बनेंगी, 2 इक्वेशन बनेंगी। तो देखिए पहले हम इसका नाम दे देते हैं, हम इसका नाम दे देते हैं ABCDEF। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको लूप को, इस पूरे सर्किट का नाम दे दिया। अब हम इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, सबसे पहला स्टेप हमारा होता है सेलेक्ट द डायरेक्शन, कि हमें क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो सेलेक्ट द डायरेक्शन। तो हम तो डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो है इस तरीके से चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो हम ऊपर भी क्लॉकवाइज चलेंगे, नीचे भी क्लॉकवाइज चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, क्लॉकवाइज चलना शुरू किया। अब दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, हम अपने 2 लूप सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, सेलेक्ट लूप।
तो हमारे यहाँ पे देखिए बेटा कितने लूप हैं, यहाँ पे हमारे 2 लूप हैं। कौन कौन सा? ए बी सी डी ए, और दूसरा लूप कौन सा है हमारे पास? डी सी ई एफ डी। ये 2 लूप हैं। तो अगर हमारे पास 2 लूप हैं तो इक्वेशन भी कितनी बनेंगी? 2 बनेंगी। और अगर 2 इक्वेशन बनेंगी तो वेरिएबल भी 2 होने चाहिए, ताकि 2 इक्वेशन को अगर आप अपने लीनियर मेथड वाले से सॉल्व करोगे तो 2 इक्वेशन में 2 वेरिएबल होंगे, तभी आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको 3 वेरिएबल मिलते हैं तो आपको उसको 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा हम लोग आगे आगे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं। देखिए यहां पर आपको 2 लूप मिल गए। अब हम यहाँ पे इन दोनों लूप की इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म करते हैं लूप नंबर 1 की इक्वेशन। देखिए लूप नंबर 1 में हमें जो ए से चलना शुरू किया है, तो देखिए हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, यानी यहाँ पर जो करंट की दशा है कुछ इस तरीके से है। देखिए हम इधर चल रहे हैं, ए बी में 10 वोल्ट किधर है? हम इधर चल रहे हैं ना, तो टूवर्ड्स नेगेटिव, क्योंकि ये टूवर्ड्स नेगेटिव है तो ये कितना हो जाएगा? 10 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे -10 ले लिया। फिर हम इधर आए, ठीक, अब यहाँ पर आए, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। अब यहाँ पर देखिए, अगर देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम आते हैं तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे I2 करंट ही होगी। लेकिन एक बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर सर्किट में रेजिस्टेंस के साथ करंट नहीं जा रही है तो उस करंट को आप इक्वेशन में मेंशन नहीं करोगे। बहुत बच्चे करते हैं कि यहाँ पे I2 करंट यहाँ पर देखिए और I2 करंट यहाँ पे लिख दी कि हमारी डायरेक्शन ये है और करंट की डायरेक्शन भी ये है, तो -I2 नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है। हमें वोल्टेज लिखना है ना, सिर्फ करंट थोड़ी ना लिखनी है, ये तो वोल्टेज का फॉर्मूला है। अब देखिए यहाँ पर हम आए तो अब इस लूप में ये भी लाइन आ रही है, दोनों लूप में ये वाली लाइन कॉमन है। हम ऐसे चल रहे हैं, करंट कैसे जा रही है? इधर जा रही है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है बेटा? सिंपल सी चीजें थी, हमने याद करिए, मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि ये टूवर्ड्स नेगेटिव, तो आपका क्या हो जाएगा? नेगेटिव ईएमएफ हो जाएगी। अगर हम टूवर्ड्स पॉजिटिव चलते हैं तो पॉजिटिव ईएमएफ हो जाएगी। याद करिए, अगर हम रेजिस्टेंस मान लीजिए लगा हुआ है, करंट है, अगर हम सेम डायरेक्शन में रेजिस्टेंस करंट के हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -IR। और अगर मान लीजिए यहाँ पे हम लोग कहा था कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो प्लस होता है, मतलब जैसे ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे करंट ये जो है, यहाँ पे करंट ये जा रही है और हम इधर जा रहे हैं, तो उस केस में ये +IR होगा। तो इस वाले में देखिए यहाँ पर हम अपोजिट डायरेक्शन में ही तो हैं, तो ये हो जाएगा +3I1। ठीक है, अब इधर आइए, 4 वोल्ट में देखिए टूवर्ड्स, हम सारे वोल्टेज को लेके चलेंगे। 4 वोल्ट हम टूवर्ड्स किधर जा रहे हैं? नेगेटिव जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? -4 हो जाएगा। और फिर हम ऊपर जाएंगे, देखिए I2, हम इधर जा रहे हैं, I2 भी ऊपर ही जा रही है 2 ओम में, तो हमारी इसकी डायरेक्शन सेम है, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस यानी 2 ओम इंटू I2 इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। ये हमारी पहली इक्वेशन है। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 3I1 हम आगे लिख लें और -2I2 और इक्वल टू -10 -4 14 हो जाएगा, हम इधर लिख लेते हैं। ये हमारी हो गई बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब हम, क्योंकि हमने क्या कहा था, नंबर ऑफ लूप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन, तो पहली इक्वेशन बन गई। अब हम दूसरे लूप में चलते हैं, इन लूप नंबर 2। देखिए लूप नंबर 2 हमारा कौन सा है? DCEFD, हमारा ये लूप है। अब हम इस लूप में अगर चलें तो देखिए इस लूप में भी ये वाली लाइन आएगी, तो ये वाला लूप में DC में देखिए 4। अब हम इस लूप के हिसाब से डायरेक्शन लेंगे, ना कि ऊपर वाले लूप के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए ये 4 वोल्ट में हम टूवर्ड्स पॉजिटिव जा रहे हैं, ऊपर वाले के लिए नेगेटिव था, लेकिन हम यहाँ पे टूवर्ड्स पॉजिटिव, क्योंकि ऐसे चल रहे हैं ना, देखिए क्लॉकवाइज ऐसे चल रहे हैं, तो टूवर्ड्स पॉजिटिव 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट प्लस का हो जाएगा। अब देखिए I1 करंट इधर जा रही है, हम भी इसमें इधर जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन इसकी डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो क्या होगा इस केस में? इस केस में हम भी इधर सेम, तो -3I1। यहाँ पर देखिए इस I3 करंट को मेंशन नहीं करना है, मैंने बताया था अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो खाली करंट को मेंशन नहीं करना है, क्योंकि वो वोल्टेज नहीं होगा। यहाँ भी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे होगी तो I3 करंट, लेकिन मेंशन नहीं कर पाएंगे क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी तो I3 करंट आएगी, और ये I3 करंट आप कैसे लिखोगे? क्योंकि सेम डायरेक्शन है। देखिए करंट की डायरेक्शन और जो आपकी डायरेक्शन है वो सेम है, हमारी डायरेक्शन, तो -IR, तो यानी 1 इंटू I3। ये सम किसके इक्वल होगा? ये सम भी 0 के इक्वल होगा। अगर आप इसको हम लोग फिर से अगर सिंप्लीफाई करके लिखें तो 3I1 + I3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन मिल गई। इस इक्वेशन को हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अगर ये I1 I2 है और ये I1 I3 है, देखिए 3 वेरिएबल 2 इक्वेशन में सॉल्व करना मुश्किल है, तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेते हैं एक सिंगल इक्वेशन में। कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले जरा आप ध्यान घुमाइए यहाँ पर कि ये जो I3 करंट है वो KCL लगा करके हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। देखिए
I2 करंट, जंक्शन कहाँ पर है, जंक्शन आपको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जंक्शन आपको एक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन में हमको करंट दे रखी थी I3 वो यहाँ दी हुई, ये तो हमने बनाया है, यहाँ क्वेश्चन में कहा था I3 यहाँ पे आ रही है, तो इसका मतलब है I3 करंट जो है वो इस जंक्शन से निकल करके आ रही है ना, जो I3 करंट है वो इस जंक्शन से निकल करके आ रही है। तो देखिए कैसे करना है कि I1 करंट जो है वो इधर आ रही है टूवर्ड्स द जंक्शन, I2 करंट टूवर्ड्स द जंक्शन, यानी ये इनकमिंग करंट है, और I3 क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो KCL क्या कहता है, सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट, इनकमिंग करंट कौन सी है, I1 है प्लस I2 है, ठीक है, और आउटगोइंग कौन सी है, I3 है। तो एट जंक्शन डी, ये कहाँ की बात हो रही है, एट जंक्शन डी की बात हो रही है, ठीक है। I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 3। अब हम इस वैल्यू को उठा करके अपनी इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमें वहां पे इजीली वैल्यूज को अचीव कर लेंगे। मान लीजिए I3 की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, चलिए पुट करते हैं। तो अगर इस वैल्यू को यहाँ उठा के हम रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 3I1 प्लस I3 की वैल्यू कितनी है, I1 प्लस I2, यही तो है, और इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। तो फाइनली अगर हम इसको लिखना चाहें तो फाइनली अगर आप इसको लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 4I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर हमारी हो गई थर्ड। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर थर्ड, इक्वेशन नंबर 1, दोनों I1 I2 वेरिएबल वाली है, इसको हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड थर्ड, आप इनमें सब्सट्रैक्शन करिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करें। जब हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली हम सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 3I1 माइनस 2 टाइम्स, यहाँ पे देखिए 2I2, यहाँ पे है 2 और ये I2, ठीक है, इज इक्वल टू कितना है, 14 है। नीचे वाली इक्वेशन अगर हम देखें बेटा यहाँ पे, तो ये है हमारी 4I1 और यहाँ पे है प्लस I2 इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और इन इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो हमारी करंट की वैल्यू आएगी, जो I1 करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 6/11 एम्पियर, और जो हमारी I2 करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी -20/11 एम्पियर। और अगर हम है I3 निकालना है तो I3 में क्या करेंगे, I1 I2 को ऐड कर देंगे। तो जब हम यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे देन वी विल गेट 26/11 एम्पियर। इन इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग आसानी से करंट की वैल्यू को निकाल सकते हैं। बहुत इजीली करंट की वैल्यू को KCL KVL के मेथड से सॉल्व किया जा सकता है। एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं ताकि क्लैरिटी और ज़्यादा हमें मिल जाए। देखिए एक प्रॉब्लम हम यहाँ पे और कर लेते हैं। एक छोटा सा सर्किट ही हम बना रहे हैं। यहाँ पे एक हमारे पास इस तरीके से एक सेल लगा हुआ है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे भी देखिए फिर से हम यहाँ पे एक सेल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और यहाँ पे साथ ही साथ एक रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और नीचे वाले लूप को फॉर्म करते हुए एक रेजिस्टेंस यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये हमें सर्किट है, और यहाँ पर जो है I1 करंट जो है वो I1 करंट ऐसे है, और यहाँ पर जो I2 करंट है वो इस तरीके से है, और जो I3 करंट है वो हमारी इस तरीके से है। जो वैल्यूज़ मैं मार्क कर देता हूँ, 24 वोल्ट एंड 27 वोल्ट, यहाँ पे वैल्यूज़ मार्क कर देता हूँ। 2 ओम है, फिर यहाँ पे 6 ओम, देन 4 ओम। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज़ को मार्क कर दिया। अब हमने ये जो वैल्यूज़ को यहाँ पे मार्क किया है, अब हम यहाँ पे जो हमें एक्चुअली सॉल्व करना है वो I1 I2 I3 की वैल्यूज़ को निकालना है। अगेन वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग, वी नीड टू फाइंड I1 I2 I3, ठीक है। वोल्टेज को भी सॉल्व करना होता है, कई केसेस होते हैं, हम लोग धीरे धीरे उनको सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए यहाँ पे अगर फिर से मैं बात करूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक ये लूप है, मैं इस लूप का पहले नाम दे देता हूँ ABCDEF। पुराने रूल याद करिए, पुराना तरीका याद करिए। क्वेश्चन नया है लेकिन रूल हमारे सारे वही लगेंगे, सेम तरीके से लगेंगे। सबसे पहला स्टेप हमारा होगा डायरेक्शन, लूप को सेलेक्ट करना। तो हमारे पास देखिए 2 लूप हैं, एक लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। अगर हम डायरेक्शन सेलेक्ट करें तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे इस तरीके से क्लॉकवाइज चलना चाह रहे हैं, तो इस तरीके से देखिए बेटा चलेंगे। करंट की डायरेक्शन आपको इसमें हर जगह दी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम मूव करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो सबसे पहले ABCDA एक लूप है, और फिर है DCEFD दूसरा लूप है। तो हम दोनों लूप में इक्वेशन को बनाते हैं, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे जो है हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है।
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन लें, हम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हम क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें, या फिर क्लॉकवाइज ही लेना है या कब एंटी क्लॉकवाइज लेना है। तो अगर ऐसी किसी को भी प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए एक और सिंपल सी चीज़ जो है उसको समझ सकते हैं। देखिए उसको क्या क्या समझ सकते हैं हम लोग, इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे लेट मी कंप्लीट दिस सर्किट, यस, हाँ, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन तो हमेशा टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल से ही आती है। तो ये मान लीजिए आपकी जो I1 करंट आ रही थी, तो ये I1 करंट आपकी इधर से अब की आ रही है। तो इधर से अगर करंट आ रही है, इसमें भी इधर से करंट आ रही है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हो। मतलब अगर आपकी करंट की डायरेक्शन इधर है तो आप एंटी क्लॉकवाइज भी चल लो, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्शन आप ऊपर वाले लूप में चलो वही डायरेक्शन आप नीचे वाले लूप में चलो। मान लीजिए आपने इसमें एंटी क्लॉकवाइज चले तो आप इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका सेल ऐसे होता, मान लीजिए आपका सेल जो है वो ऐसे होता, ये, ठीक है, तो आपकी जो करंट, मतलब करंट की डायरेक्शन को देख करके भी आप लूप सेलेक्ट कर सकते हो और आप अपने अकॉर्डिंग भी लूप को सेलेक्ट कर सकते हो। सिर्फ साइन का फर्क आता है, बाकी कोई डिफरेंस वहां पर नहीं आता है। तो चलिए हमने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिया तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो इन लूप ए बी सी डी ए, हमने एक पहला लूप सेलेक्ट किया, इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हम यहाँ पे देखिए बेटा एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो मान लीजिए कि हम ए बी से हमने शुरू किया है, ए बी से, तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं ना, तो हम इधर से देखेंगे वैल्यूज को। देखिए इधर से देखना शुरू करेंगे, तो अगर हम इधर से चल रहे हैं तो ये यहाँ पे ये डायरेक्शन है, यहाँ पे ये डायरेक्शन है, ठीक है। फिर हम ऐसे आएंगे, तो हम आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे ये डायरेक्शन है और इस वाले रेजिस्टेंस पे ये डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं क्या कैसे बनाना है। 2 ओम में यहाँ पे इस वाले में I1 करंट है, ऊपर वाली ब्रांच में I1 करंट है, बीच वाली ब्रांच में I2 करंट है, नीचे वाली ब्रांच में I3 करंट है। तो जो ऊपर वाली ब्रांच में हमें I1 करंट मिल रही है, देखिए 2 ओम यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो 2 इंटू I1, तो 2I1, लेकिन हमें यहाँ पे क्लियरली पता है कि नेगेटिव होगा क्योंकि हमारी डायरेक्शन और जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम है, क्योंकि करंट जो है वो यहाँ पे ऐसे ही मूव करेगी, ठीक है, ऐसे ही मूव करेगी, इधर ही की तरफ जाएगी। I1 करंट इसमें जा रही है ऐसे। अब यहाँ पे 24 वोल्ट पॉजिटिव है नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका +24, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इधर नीचे आइए, तो आप नीचे देखेंगे कि 27 में टूवर्ड्स नेगेटिव है तो -27 हो जाएगा। एंड अगर हम यहाँ पे 6 ओम वाले को देखें तो जिधर हम जा रहे हैं उधर ही करंट है, सेम डायरेक्शन है, तो -6I2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारी इक्वेशन ये हो गई। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 2I1 -6I2 और इज इक्वल टू ये 3 हो जाएगा, 24 - 27 -3, राइट साइड +3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा लूप कंसीडर करते हैं। देखिए नीचे वाला लूप क्या है, नीचे वाला लूप है DCEF D, ये हमारे पास अब दूसरा लूप है, ठीक है। दूसरा लूप जो है यहाँ पर, इसको हम देखिए इसमें कैसे इक्वेशन बनाएंगे। जो हमारे पास ये वाला लूप है, इसमें अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो जो 6 ओम है उसमें देखिए क्या असर पड़ेगा। ये I3 करंट है ना, तो I3 ऐसे जाएगी, फिर यहाँ से जाएगी, फिर I3 नीचे वाली ब्रांच में तो I3 रहेगी, लेकिन यहाँ पर देखिए कौन सी करंट है, यहाँ पे I2 करंट है। तो हम इसमें इधर जा रहे हैं, अब ध्यान से समझने वाली बात है कि हम इसमें इधर जा रहे हैं, लेकिन जो I2 करंट है वो इधर आ रही है, तो डायरेक्शन अपोजिट है। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से ये +6I2 हो जाएगा, ये +6I2 हो जाएगा। यहां पर हम देखिए 27 में टूवर्ड्स पॉजिटिव चल रहे हैं, तो ये +27 हो जाएगा। फिर नीचे आइए, हम ऐसे जाके फिर देखिए एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं, हमारी डायरेक्शन भी ये है, करंट की भी डायरेक्शन सेम है, तो -4I3 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्योंकि सारे पोटेंशियल का सम 0 होता है तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। अगर इसको हमें फिर से रीअरेंज करके लिखना है तो रीअरेंज करके हम लिखा जा सकता है 6I2 - 4I3 इज इक्वल टू 27। Again the same problem is happening, that we are having two equations and we need only 2 variable to solve, but here we are having 3 variable in 2 equations. So now the next step is to convert the 3 variables into the 2 variables. So how this is going to, कैसे होगा ये देखो। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन, क्वेश्चन में जो करंट की डायरेक्शन दी होती है बेटा, उससे जंक्शन डिसाइड करो, अपने से डिसाइड मत करो कि हम यहाँ भी ले लें वहाँ भी ले लें। यहाँ पे 3 डायरेक्शन दी थी, हम इसको जंक्शन मान लेते हैं। इसके हिसाब से अगर हम जंक्शन को डी मानते हैं, एट जंक्शन डी, अगर हम डी को जंक्शन मानते हैं तो देखिए डी को अगर आपने जंक्शन माना तो इनकमिंग करंट I1 है और बाकी सारी आउटगोइंग करंट है,
तो I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, क्योंकि I2 I3 आउटगोइंग है और ये जो I1 है वो इनकमिंग करंट है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप I3 की वैल्यू निकालना चाहो तो यू विल गेट I1 माइनस I2। आप इस I1 माइनस I2 को I3 की जो ये वैल्यू है इस वैल्यू को रिप्लेस करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जो ये इक्वेशन हमारी है इस इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखते हैं पहले 6I2, फाइन, ये हमारे पास क्या है 6I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 27, यही इक्वेशन हमारे पास थी, ठीक है। यही इक्वेशन माइनस सॉरी होगा, ये माइनस होगा यहाँ पे क्योंकि उधर पॉजिटिव है, ये माइनस है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो I3 की वैल्यू है उस I3 की वैल्यू को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो I3 की वैल्यू को अगर आप रिप्लेस करोगे किससे, I1 माइनस I2 से, तो कैसे वैल्यूज को लिखोगे 6I2 माइनस 4I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 20 माइनस 27। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो फाइनली अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस 4I1 प्लस 10I2 हमें मिलने वाला है एंड माइनस 27। नाउ दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। हम इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं एंड आफ्टर सॉल्विंग दीज इक्वेशंस, आप फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो आपको जो करंट की वैल्यूज यहाँ पे मिलेगी, जो I1 करंट मिलेगी इट वुड बी 3 एम्पियर, जो आपको I2 करंट मिलेगी वो मिलेगी माइनस 1.5 एम्पियर, और जो आपको I3 करंट मिलेगी वो मिलेगी I1 माइनस I2 हम लोगों ने लिखा हुआ है ना, तो इन दोनों करंट का को हम क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो माइनस 1.5, तो अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी 4.5 एम्पियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दी KCL एंड KVL, ये किरचॉफ लॉ और किरचॉफ वोल्टेज रूल का जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो हम लोगों ने सीखा। तो आज की क्लास में जो हम लोगों ने सीखा वो क्या क्या सीखा है, आज की क्लास में हम लोगों ने सीखा है कि बेसिकली किरचॉफ रूल क्या होता है, किरचॉफ रूल क्यों अप्लाई किया जाता है, क्योंकि हमने समझा था कि ओम्स लॉ से हम वोल्टेज करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट फॉर ओनली द सिंपल सर्किट्स, फॉर कॉम्प्लेक्स सर्किट वी नीड सम डिफरेंट लॉ एंड किरचॉफ टेक्स अ फाउंडेशन ऑफ ओम्स एंड ही मेड द टू लॉज KCL KVL टू सॉल्व द सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स सर्किट। सो होप यू लाइक दिस वीडियो एंड क्लियर हुई होंगी चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच।